नमस्कार। आज हम कानूनी दुनिया की कुछ अहम हलचलों पर सीधी नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक ताज़ा नोटिस से लेकर अदालतों के कुछ दिलचस्प फैसलों तक की जानकारी है। और ये सारे डेवलपमेंट्स वकीलों और लॉ फर्म्स के लिए मतलब सीधे तौर पर मायने रखते हैं। हाँ, चाहे वो रेगुलेटरी बदलाव हों, आईपी के मामले हों या फिर वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े मुद्दे। बिल्कुल, ये सब जानना प्रैक्टिसिंग वकीलों के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने भारतीय और विदेशी लॉ फर्म्स के बीच तालमेल को लेकर एक नया नोटिस जारी किया है। हाँ। सुना है पिछला वाला प्रेस रिलीज वापस ले लिया गया था। जिसमें कुछ फर्म्स के नाम भी थे शायद। हाँ, वो दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया था, उसके बाद उसे वापस लिया गया। ये जो नया नोटिस है ये किसी पर दोष नहीं लगा रहा। अच्छा, बल्कि स्थिति साफ करने और कुछ फर्म से क्या कहते हैं जवाब मांगने के लिए बीसीआई को चिंता है कि कुछ विदेशी फर्म्स जैसे वो स्विस वेरिएंट स्ट्रक्चर होता है ना, हाँ, सुना है उसके बारे में। या फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस के जरिए कहीं वो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिस तो नहीं कर रही। मतलब जो चीज सीधे तौर पर अलाउड नहीं है उसे घुमा फिरा कर करने की कोशिश। बिल्कुल। और ये 2023-2025 के जो फॉरेन लॉज रेगुलेशंस हैं उनका उल्लंघन हो सकता है और क्लाइंट्स को भी मतलब गुमराह कर सकता है। बीसीआई ने वो सुप्रीम कोर्ट के बीसीआई बनाम ए.के. बालाजी वाले फैसले का भी जिक्र किया है ना? हाँ, किया है। उसमें साफ कहा था कि जो काम आप सीधे नहीं कर सकते वो आप अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। और कानून का अभ्यास का मतलब सिर्फ कोर्ट में बहस करना नहीं है। सही कहा। और एक और बहुत जरूरी बात आर्बिट्रेशन को लेकर साफ की है। अच्छा, क्या? कि अगर ट्रिब्यूनल शपथ पर सबूत ले रहा है, मतलब आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 19(3) के तहत, तो विदेशी वकील गवाहों से जिरह नहीं कर सकते। ओह, ये तो काफी अहम है। हाँ, सिवाय एक स्थिति के जब मुद्दा सिर्फ विदेशी कानून का हो और उसे शपथ पर सबूत की तरह दर्ज न किया जा रहा हो। तो बीसीआई ने अब कुछ फर्म्स को कारण बताओ नोटिस भेजा है। जी हाँ, और उनसे उनके स्ट्रक्चर, कामकाज, इन सब की पूरी जानकारी मांगी है। अगर वो पालन नहीं करते हैं तो एडवोकेट्स एक्ट के तहत एक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब फर्म्स को अब अपनी वेबसाइट्स, अपना प्रचार वगैरह बहुत ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल। बीसीआई ने साफ कहा है कि वो ऊपरी दिखावे पर नहीं जाएंगे, बल्कि रिश्ते के सार और तत्व यानी पिथ एंड सब्सटेंस को देखेंगे कि असल में कंट्रोल और ऑपरेशन कैसे हो रहा है। हाँ, अगर आप ऐसे दिखा रहे हैं कि आपका एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल ऑपरेशन है तो वो नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई रेगुलेशन की बात। अब अदालतों की तरफ चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वादी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कहानी क्या थी वहां? हाँ, वो शोभन सलीम बनाम चैतन्य अरोड़ा वाला मामला एक ट्रेडमार्क का झगड़ा था। अच्छा। उसमें वादी ने मतलब कुछ बहुत जरूरी बातें कोर्ट से छिपाई और एक्स पार्टे इंजंक्शन ले लिया, मतलब दूसरे पक्ष को सुने बिना स्टे ऑर्डर। ओह। तो जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर ने इसे भौतिक तथ्यों का घोर दमन कहा, मतलब कोर्ट के साथ जानबूझकर की गई धोखाधड़ी। 50 लाख का जुर्माना, ये तो बहुत कड़ा संदेश है वकीलों के लिए कि पारदर्शिता कितनी जरूरी है। बिल्कुल, खासकर जब आप अर्जेंट राहत मांग रहे हो। ट्रेडमार्क से ही जुड़ा एक और मामला दिल्ली हाईकोर्ट से आया, वाओ मोमो बनाम वाओ बर्गर। यहाँ डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का फैसला पलट दिया। जी हाँ, जस्टिस सी हरिशंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने वाव मोमो के हक में अंतरिम रोक लगा दी। सिंगल जज का कहना था कि वाव तो एक आम शब्द है, उसमें कोई खासियत नहीं है। हाँ, लेकिन डिवीजन बेंच ने कहा कि देखिए, खासियत सिर्फ वाव शब्द में नहीं है, बल्कि वाव जैसे विस्मयादिबोधक शब्द को मोमो या बर्गर जैसे खाने के नाम से जोड़ने का जो आइडिया है वो रचनात्मक है। तो उन्होंने एक तरह से मार्क्स का परिवार यानी फैमिली ऑफ मार्क्स का कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें वाव मेन चीज है। आपने सही पकड़ा। कोर्ट ने माना कि इससे एक वाव ब्रांड फैमिली बनती है और वाव बर्गर जैसा मिलता जुलता नाम कस्टमर्स में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। दिलचस्प है कि कैसे एक आम शब्द भी खास बन सकता है इस्तेमाल के तरीके से। बिल्कुल, ये आईपी कानून की बारीकी है। अच्छा, अब थोड़ा कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबर पर आते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ओला कर्मचारी आत्महत्या मामले में सीईओ भाविश अग्रवाल की जांच को लेकर पुलिस को कुछ निर्देश दिए हैं। हाँ, ये सुब्रत कुमार दास व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य का मामला है। कोर्ट ने बेंगलुरु पुलिस से कहा है कि वो ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल और एक सीनियर अधिकारी सुब्रत कुमार दास को जांच की आड़ में बेवजह परेशान ना करें। उन पर आरोप क्या है? आरोप है कर्मचारी के अरविंद को आत्महत्या के लिए उकसाने का। ये नई भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 108 के तहत आता है। और ये आरोप एक सुसाइड नोट पर आधारित है, जिसमें कथित तौर पर इन दोनों का नाम है। परिवार का आरोप है कि मानसिक उत्पीड़न और पैसों के शोषण के कारण ये हुआ। जी, जस्टिस मोहम्मद नवाज ने ये अंतरिम आदेश दिया है और राज्य सरकार और शिकायतकर्ता मृतक के भाई से जवाब मांगा है। तो ये एक तरह से जांच और व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। सही कहा। ये दिखाता है कि हाई प्रोफाइल मामलों में भी जांच प्रक्रिया को कानून के दायरे में रहना जरूरी है। ठीक है, और आखिर में एक और मामला जो आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से जुड़ा है। वाराणसी की एक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी है। हाँ, ये उनके अमेरिका में दिए एक बयान को लेकर थी। सितंबर 2024 का बयान था, शायद सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। शिकायतकर्ता ने कहा कि ये भड़काऊ बयान है। हाँ, लेकिन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने पाया कि सिर्फ आशंका के आधार पर FIR नहीं हो सकती,
मतलब शिकायतकर्ता कोई ऐसा ठोस सबूत या घटना नहीं बता पाया जिससे ये साबित हो कि उस बयान से वाकई कोई अपराध हुआ है। इसमें वो विदेश में दिए बयान के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी वाला पॉइंट भी था शायद, बीएनएसएस की धारा 208। हाँ, वो प्रक्रियात्मक पहलू था, लेकिन कोर्ट ने अर्जी को मेरिट पर ही खारिज कर दिया। मुख्य बात यही रही कि सिर्फ बयान का होना एफआईआर का आधार नहीं बन सकता जब तक कि उससे किसी अपराध के होने का सीधा लिंक न दिखे। तो आज की इस चर्चा से वकीलों के लिए कई जरूरी बातें निकली। हाँ बिल्कुल। लॉ फॉर्म्स के लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस कितना सख्त हो रहा है, मुकदमों में पूरी ईमानदारी की जरूरत, आईपी में रचनात्मकता की अहमियत और हाई प्रोफाइल मामलों में भी जांच का संतुलन। सही, और ये भी कि सिर्फ बयानबाजी पर एफआईआर दर्ज करने की अपनी सीमाएं हैं। बीसीआई का रुख साफ है, अदालतें पारदर्शिता पर जोर दे रही हैं, आईपी कानून इवॉल्व हो रहा है। हाँ, इन सब पर नजर रखना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ रुकने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छुड़ जाते हैं। जिस तरह बीसीआई विदेशी फर्मों के साथ भारतीय फर्मों के गठजोड़ के सार और तत्व को देख रहा है, क्या यही सिद्धांत भविष्य में लीगल टेक प्लेटफॉर्म्स और वकीलों के बीच जो नए नए मॉडल बन रहे हैं उन पर भी लागू हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई कानूनी जानकारियों के साथ।